Hello. As you know that I'm doing polity, previous year question from the civil services examinations. Okay. No other exam I'm following. Today we are going to see the questions of year of 1997, 1998, and the topic will be constitution. Okay. I'm doing year wise. So till 1996, this was the whole complete syllabus. But from here onwards, it will be year wise and topic wise. Okay, so I'm starting the constitution of the year 1997 1998. Fine, we'll see these questions. Okay, so if the Prime Minister of India belonged to the upper house of Parliament, then he will not be able to vote for in his favor in the event of no confidence motion. Okay, he will not be able to speak on the budget in the lower house. He can make statement only in the upper house. He was to become a member of lower house within 6 months after being sworn in. Okay, D wala to nahi. Okay, see, if PM is belong to upper house like Rajya Sabha, he will not be able to vote in the favor of इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारा होता है वो ओनली पासिंग लोकसभा. ठीक है, तो लोकसभा और उसमें वोट कौन करता है? जो उसके मेंबर होता है. ठीक है, तो अगर पीएम हमारे अपर हाउस के मेंबर है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो ही कैन नॉट बी वोट इन फेवर ऑफ इन हिज फेवर बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए. ओके, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली वही जो मैंने बोला है, because no confidence motion can be moved only in Lok Sabha, is not in Rajya Sabha by the opposition. ठीक है. Next question, reservation of 33% of seat for women in parliament and state legislature does not require any constitutional amendment. Allocate 33% of seat they contest to the woman candidate without any constitutional amendment. Okay, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिकॉर्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नहीं, देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी लोग इसमें इसको देखिए ये क्वेश्चन हमारा 1997 का है. अभी रिसेंटली आप देखोगे ये वाला बिल पास हो चुका है. ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए थे. ओके, तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग. ठीक है, और ये तो करेक्ट है. ये पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो 33% वुमेन्स को दे दें, एलोकेट कर दें, बट उससे रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं. वो 30 क्या, वो 50 भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं. सो दिस इज नथिंग रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, बट दिस इज रिक्वायर्ड. ओके, रिसेंटली दिस बिकम द लॉ. ओके, हमें 33% को वो सीट देंगे एटलीस्ट. वो विन हो ना हो तो अलग बात है, बट they will give seats to the 33% of women in the state legislature and in the parliament, in the obviously Lok Sabha. ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा. The presidential election in India, every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of assembly. At present 1997, as at present 1997, the expression population here means the population of as certain. ठीक है, इसमें सेंसस की बात कर रहा है, तो ये बोल रहे कि ये जो कैलकुलेशन है किस सेंसस का, 1991 सेंसस, 1981 सेंसस, 1971 सेंसस, 1960 1 second. So we are actually following for
देखिए 1997 का क्वेश्चन है। सो उस टाइम पे 1990 1981 सेंसस, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 1991 सेंसस चल रहा है। ठीक है, अभी मे बी जैसे कि 2026 तक डीलिमिट करने का वो प्लानिंग हो रहा है। तो जो हमारी जो सेंसस के हिसाब से जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वो और इवन स्टेट असेंबलीज की सीटें मोस्ट प्रॉब्ली डबल हो जाएंगी। ओके, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। बोथ इज करेक्ट। ठीक है, दोनों करेक्ट है। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं होता, आपने देखा। और जो हमारा पार्लियामेंट होता है इट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, सो द आंसर इज बी। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लो आर्टिकल 59, पहला आर्टिकल 59 है और दूसरा आर्टिकल 59 है, पहला वाला, दूसरा वाला आर्टिकल 79 है, सेकंड वन इज आर्टिकल 79, 59 एंड 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए फंक्शनरीज, ऑथ एंड अफर्मेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर फॉर यूनियन। सो secrecy of information, faithful discharge of duties, faith and allegiance of to the Constitution of India, upholding Constitution and the law। ठीक है, तो इन लोगों के लिए किसके लिए कौन कौन सा ओथ ऑफ अफर्मेशन होता है उसकी बात। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he has to faith and or allegiance to the Constitution of India. Okay, judge of Supreme Court, to upholding the Constitution and law and the law। ऑब्वियसली बात है, इनसे लॉ से रिलेटेड ही होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू फेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लोग काफ़ी क्रिटिकल काम करते रहते हैं, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए काफ़ी सीक्रेट चीज़ों पे काम करते हैं। तो इस वजह से इनका जो वोट होता है इट इज रिलेटेड टू सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कई बार देखिए ऐसा होता है ना, कई बार RTI फाइल होता है कि ये बता दो वो बता दो, बट दे डोंट टेल। जैसे कि अभी कुछ समय पहले राफेल पे RTI फाइल हुआ था कि कुछ तो ऐसा उसमें था, बट गवर्नमेंट से सो दिस इज इट्स रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमारी अगर मैं इसको बताते हैं तो हमारी कंट्री को खतरा हो सकता है, इस वजह से वी कांट टेल। सो दैट इज नथिंग बट इट्स सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 60, ऑथ एंड अफर्मेशन बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन एंड कम्स अंडर द थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का 60 में दिया हुआ है और बाकी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द यूनियन मिनिस्टर्स के थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा प्रियम्बल ही लिख दिया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly 26th day of November, यहाँ पे नहीं दिया हुआ 1949, to hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। ओके, सो इट विल बी, सो इसमें से हमें चूज करना है फाइन, इट इज नथिंग बट इट्स 26th day of November 1949। ओके, इट्स नथिंग बट इट्स preamble itself is written here। ओके, सो इट हैज बीन adopted, enacted and adopted by ourselves। हम लोगों ने खुद को ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है किस डेट में, 26th day of November 1949। ओके,
सो द आंसर इज, और ये कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस पे हम लोग ना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है। 14 अगस्त को हम लोग 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। और 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ये हम लोगों ने खुद को दिया था। चलो और भी कुछ है, इसको देख लीजिएगा कि हमारा ना फ्लैग को कब किस डेट में एक्सेप्ट किया गया था, जो ट्राई कलर है, ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें। राष्ट्रगान भी गाया गया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, सो उसके भी स्पेसिफिक डेट्स हैं, वो आप इंडिया या बुक आती है उसमें ना पहले पेज पे सब दिया हुआ है, यू कैन रीड दैट। Even in any, even in Lakshmikant also is given. Okay, so you can read from there. Next question: which of the following schedule of Indian Constitution contains provision regarding the anti-defection law? I think you can answer this question very easily. ठीक है, अभी anti-defection law काफी ज़्यादा चल रहा है। अभी तो ये 1998 का है, उस टाइम पे तो कम था। अभी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा डिफेक्शन हो रहा है कि second schedule, fifth schedule, eighth schedule, 10th schedule. So this is, it's a 10th schedule anti-defection law. Okay. So 10th schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985, which provide the anti-defection law. ठीक है, देखिए ये कुछ नहीं होता, जैसे कि काफी लोगों को पता भी होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे कि कोई एक बंदा है, वो ए पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर वो उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है। जब तक ये लॉ नहीं था वो इजीली जा सकते थे, बट ये आने के बाद वो अगर जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक फ्लॉ है कि अगर ग्रुप ऑफ मेंबर, जैसे 2/3 जितने भी मान लेते हैं मेंबर्स हैं, उसके अगर उस पार्टी में जैसे मान लेते हैं जितने भी मेंबर है उसके 2/3 निकल के जा सकता है, ठीक है। तो अभी आज के टाइम में वैसे ही हो रहा है कि आप देखोगे कि लेट्स से एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे जैसे कि शिवसेना की पार्टी थी, पर फिर वहाँ से कुछ 2/3 MLA दे कम आउट एंड दे ज्वाइन विद द बीजेपी। ओके, सो वहाँ पे देयर इज anti-defection law, but there is defection, you can say that, but it has been written in the anti-defection law itself, 2/3 वो जा सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पार्टी से नहीं मैच कर रही है, ठीक है। इट्स वेरी मच ट्रू ऑल्सो, ठीक है। अगर 2/3 लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी थिंकिंग जो पार्टी में है उनसे नहीं मैच करी, सो दैट्स वाई दे आर लिविंग। सो 2/3 लोग निकल के इवन खुद की पार्टी भी बना सकते हैं, इवन दूसरी पार्टी से ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट is the anti-defection law, which comes into 10th schedule. Okay, so please remember from today onwards, anti-defection law 10th schedule.